हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को दिख रहा है कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं आज वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके मैंने आपको पहले एक पार्ट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या क्या हैं, किस तरह से डिवाइड होती हैं दो में। आज से पहले 67 टोटल थी। 14th कमीशन आने के बाद, फाइनेंस कमीशन आने के बाद ये आपकी टोटल 29 रह गई हैं। दो कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। एक तो आप देख रहे हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और दूसरी है आपकी कोर स्कीम्स। तो इन स्कीम्स में क्या आता है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। परसों यानी कि 15 जून को हम लोगों का एग्ज़ाम है, हमारा पहला जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो जिसमें तकरीबन अभी 1000 लोग रजिस्टर करवा चुके हैं। सुबह मैंने एक वीडियो डाली है, आप लोग वो वीडियो देख लें कि किस तरीके से हम ये चीज़ें देंगे और किस तरह से हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, या जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी अभी सिर्फ 30% या 40% है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये दें और देखें कि आप अभी कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत टाइम होगा, 10 मॉक टेस्ट होंगे, हम 10 तरह के ये एग्ज़ाम देंगे और आपका सारा एग्ज़ाम का डर निकाल देंगे। इस सब के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आज 31,000 है, लेकिन हो सकता है वीडियो के एंड तक 32,000 हो जाए। तो और इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट के। और अगर किसी एग्ज़ाम का अपडेट चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जो हम पढ़ाते हैं उसका क्विज अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जिस तरह से आपको नाम से ही ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती क्या है। किसी एक स्कीम को हम हमारी गवर्नमेंट क्यों लेके आती है, पहले तो आपको वो चीज़ समझनी होगी। जितने भी हमारे देश के आम लोग हैं उन तक किस तरह से गवर्नमेंट चीज़ें पहुंचाए, किस तरह से उन तक सहूलियत पहुंचाए, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है। हर हर एक मिनिस्ट्री अलग अलग स्कीम लॉन्च करती है। लेकिन उनका जो कोर ऑफ द कोर, आप देख रहे हैं कि उनका जो मेन टारगेट रहता है हमेशा, वो उन्होंने 6 कैटेगराइज इसमें किए गए हैं। पहला आप देख सकते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। दूसरा आपका जो है वो है नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केड्यूल कास्ट। अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स। और डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और वनरेबल ग्रुप्स। अब ये 6 जो हैं आपके सामने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये किसके लिए हैं। आप देख सकते हैं एससी के लिए है, एसटी के लिए है, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, मुस्लिम्स, जैन, बुद्धिस्ट, तो इन सब के लिए है। वनरेबल ग्रुप्स जो है हमारे यहाँ पे, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए। तो ये 6 स्कीम्स जो कोर ऑफ द कोर में कैटेगराइज की गई है, इसका बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्यों लॉन्च की गई है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर में। पहले आप देख सकते हैं अपने सामने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, द NSAP। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के तहत है तो आपको ये याद रखना है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। और डेट एग्जैक्ट आपसे ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन आपको बता दूं ये 15 अगस्त में लॉन्च हुई थी 1995 में। अब इसमें है क्या बेसिकली, आपको मैं बता दूं कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ DPSP। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक पहुँचेंगे आर्टिकल्स पे, तब मैं आपको करवाऊंगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 41 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 40 हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट अपनी पढ़ी थी, तब आर्टिकल 40 डील करता है आपसे पंचायती राज सिस्टम से। और आर्टिकल 41 जो है वो क्या डील करता है आपका, तो वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डायरेक्ट करता है जो द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब ये बेसिकली है क्या, तो जितने भी लोग हैं जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं या किसी तरीके से की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उन्हें एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ये प्रोग्राम। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इसका नाम। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है।
इनका मेन जो एम है वो ये है कि किसी तरीके से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। जो भी आप देख सकते हैं एल्डरली लोग हैं, विडोज़ हैं आपकी, या जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए पेंशन के रूप में ये चीज़ शुरू की गई है हम लोगों के यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अब कवरेज क्या है ये आपको याद रखने की एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ 80 लाख विडोज़ हैं, तकरीबन 10 लाख डिसेबल्ड हैं और 2.2 करोड़ एल्डरली लोग हैं जो इसमें करंटली रजिस्टर्ड हैं, जो BPL यानी कि आपके बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आपको बता दूं कि ये पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन कौन से लोग आते हैं, तो उसमें आते हैं आपके एल्डरली लोग, विडोज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये सब आपके आते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में। बात करते हैं हम इसके बाद नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। ये जो है ये इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है दैट एम्स टू प्रोवाइड राइट टू वर्क। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राइट टू वर्क जो है वो किसके अंडर देखा जाता है कि उस पर ध्यान दिया जाता है, तो वो आ जाएगा आपका नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑब्जेक्टिव अब इसका अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन ये है, इट एम्स टू एनहांस livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। अब ये important point है, आपको ये पता होना चाहिए कितने दिन का रोजगार उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है स्कीम के तहत। तो इस स्कीम के तहत जो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है वो है 100 दिन का रोजगार। किसे दिया जाता है? एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए रजिस्टर किस तरह से करना है, क्या आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाना है, वो आपको इस स्कीम के तहत एक्ट के तहत आपको रोजगार दिलाएगी, तो ये आपको मैं थोड़ा सा अब डिटेल में बता दूं। तो जो यहाँ पे ये हमारा 100 दिन का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट है जो इस एक्ट के तहत कोशिश की जाती है, आपको ये पॉइंट तो पहले याद रखना ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और एम है नरेगा का, टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज रोड्स, कैनाल, पॉन्ड्स, वेल। एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेंट रेजिडेंट। जैसे अगर सपोज कोई जम्मू से अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो कोशिश ये रखी जाएगी कि उसे जम्मू में ही जॉब दी जाए। 100 दिन का जो आपको दिखाया गया है कि 100 डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट, तो ये नहीं है कि आपको जम्मू से उठा के कश्मीर में भेज दिया जाएगा। ये रखा गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर के दायरे के तहत ही आपको काम दिया जाएगा। एंड मिनिमम वेज आर टू बी पेड, जो एक मिनिमम वेज सेट की गई है वो आपको मिलेगी। इफ वर्कर इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन work is not provided within 15 days of applying, applicants are entitled to an unemployment allowance। अब जैसे आप लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है, आप लोगों में से किसी को अगर रोजगार चाहिए और आपको 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करने के जॉब नहीं दी गई या वर्क नहीं दिया गया, तो आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अलग से मिलेगा अंडर मनरेगा, इज अ लीगल एंटाइटलमेंट। और वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि इसमें क्या होगा, आपको इम्प्लीमेंट मेनली कौन करता है ये, तो आपसे ये भी MCQ के फॉर्म में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत करती है और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज बैंड। ऐसा नहीं है कि कोई एक ठेकेदार आ जाएगा, वो कहेगा कि 100 लोग इकट्ठे हो जाओ, आप लोगों को मैं काम दिलवाऊंगा, आपको बीच में कुछ 5% 10% सबको मुझे देना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से काम यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, आपको ग्राम पंचायत जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आपको भर के वो देना है। कोई कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा या कोई भी एक थर्ड पार्टी मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सो अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो ये आपका आ गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, या जिसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बात करते हैं अब हम अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब
हाँ, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में स्केड्यूल कास्ट हैं, एसटीज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड एरियाज हैं, मुस्लिम्स हैं और बाकी के लोग हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे एक आपको मैंने पाई चार्ट के थ्रू चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अब इस स्कीम के तहत क्या होता है, इस स्कीम के तहत जो मिनिस्ट्री है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान विच इज़ द अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी टू इंश्योर फ्लो ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल एंड फिजिकल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द जनरल सेक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो जितना भी आप देख सकते हैं, हर एक सेक्टर से फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है या फिजिकल बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है, हर ऑल द जनरल सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको मैं बता दूं तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गिव अ थर्स्ट टू फैमिली ओरिएंटेड स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर फिलिंग द क्रिटिकल गैप। आप देख रहे हैं 1947 में जो हालात थे वो अब थोड़े से बदल चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं बदले हुए। आज भी बहुत सारी जगह पे एससीज के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। तो जो एक क्रिटिकल गैप है जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम हो चुका है, उसे फिल करने की कोशिश की जाती है, प्रोवाइडिंग मिसिंग वाइटल इनपुट सो दैट द स्कीम्स कैन बी मोर मीनिंगफुल। इसके तहत बहुत सारी आप देख सकते हैं, अंडर विच 100% ग्रांट इज गिवन टू द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एज एन एडिटिव टू देयर शेड्यूल का सब प्लान्स। एक अलग से शेड्यूल का सब प्लान्स बनाए जाते हैं, जिस तरह से हो आप देख सकते हैं कि जॉब्स में अलग से क्राइटेरिया रखा जाता है, स्कीम्स के तहत अलग से क्राइटेरिया रखा जाता है। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जिससे कि ये जो गैप बना हुआ है उसे फिल किया जा सके। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये है आपका शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये स्कीम भी आपको देखने को मिल रही है कि सेम शेड्यूल कास्ट की तरह ही काम कर रही है, बट यहाँ पे क्या है एक चीज़, तो यहाँ पे ये है कि आपको जो याद रखना है कि मोर देन 10 करोड़ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू द स्कीम। एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब में या बाकी सब, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इन सब स्कीम का सेम है कि जो एक गैप है उसे कम किया जाए। तो गैप कम किस तरह से किया जाएगा, एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ एसटी चिल्ड्रन कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन ग्रुप, तो ये कम किया जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज के शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरियाज़ हैं, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लद्दाख को देख सकते हैं, लद्दाख कब से इंडिया का पार्ट है और लद्दाख में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। अब लद्दाख जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अलग से यूनिवर्सिटी बनेगी, और लद्दाख की 95% जो पॉपुलेशन है वो एसटी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजुकेशन गैप को कम करने के लिए कोशिश की गई है बहुत बार, लेकिन किस तरीके से काम हो रहा है वो आप सबको पता है। स्पीड थोड़ी स्लो है लेकिन कोशिश की जा रही है टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज इन ट्राइबल एरियाज लोकेलिटी इंक्लूडिंग हाउसिंग, लिंक रोड्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन। तो सैनिटेशन, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव रखे हैं इस स्कीम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत, कि जो एसटी हैं देश के उनका भी डेवलपमेंट हो। बहुत दूर दूर इलाकों में आप देख सकते हैं रोड नहीं होती, कई जगह पे रहने के लिए घर नहीं होते, कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लद्दाख की ही मैंने आपको एग्जांपल दी है, सर्दियों में अभी भी वहाँ पे कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है रेस्ट ऑफ इंडिया से। बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर आती है कि जो एजुकेशनल गैप है एक बच्चों के बीच में और जो जनरेशन्स के बीच चलता आ रहा है उसे कम किया जाए इस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद आ जाता है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ से आपको मैंने बताया था, माइनॉरिटीज़ में सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं आती है, माइनॉरिटी में आपकी मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, और भी ना जाने कितनी सारी माइनॉरिटीज़ इसमें आते हैं। स्कीम का एम बस यही है कि एम्पावर करें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बाय असिस्टिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स अमंग them through coaching institutions for enhancing their skills and capabilities to make them employable in industry, services and business sector in addition to the government sector। तो इसका मेन यही है कि जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है माइनॉरिटीज़ में, उनके बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोचिंग दे सकें इंस्टीट्यूट में, ताकि वो स्किल्स अपने इस तरह के बना लें, कैपेबल हों
कि वो किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहें तो वहाँ कर सकें, बिजनेस में करना चाहें, और एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर तो वहाँ पे भी काम कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो टारगेट है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का वो यही है कि जो लोग 1947 से थोड़े से पीछे रह गए हैं या जो लोगों को रखा जाता था पीछे, उन लोगों को भी साथ में ग्रो करवाया जाए। इसके अलावा जो लास्ट आता है अदर वनरेबल ग्रुप्स का जो है लास्ट, तो इसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव सेम ही है सभी की तरह। तो इसमें सारा सेम इसी चीज़ को रखा गया है फोकस कि जो गैप है उसे कम किया जा सके और किसी ना किसी तरह से इस काबिल बनाया जा सके कि वो लोग भी ग्रो करें। तो ये थी हमारी 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम अलग स्कीम्स है 23, तो उसे भी हम 6 के 4 सेट में करेंगे। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू सही मिल गया होगा कि क्या है ये स्कीम्स। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है 15 तारीख को यहाँ पे मॉक टेस्ट, वो लोग प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख लें, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा होगी जब हम ये चीज़ 10 बार कर चुके होंगे। और जो लोग जेके बैंक के लिए हैं उनको बता दूं कि एक वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आने वाली है। वीडियो मैंने बना दी है, बस अपलोड करनी है। वो कल आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको जेके बैंक के रिलेटेड जो इस बार हमारी क्लासेस बहुत ही अलग तरीके से चलेंगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।